वायलेंस यानी हिंसा, वॉर यानी युद्ध। आईएसआईएस का विनाशकारी पागलपन अभी तक जारी है। वही रशिया यूक्रेन पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वही दूसरी ओर फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच गर्मा गर्मी का वातावरण है, क्योंकि इन दोनों देशों के निवासी एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। क्या आप ये सब देखकर या सुनकर उदास फील कर रहे हो? तो ऐसा करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो हमें ये साफ दिखाई देता है कि समय के चलते वॉर यानी जंग का स्तर गिरने लगा है, मानो जैसे इसका फैशन अब खत्म हो चुका। जबकि इससे भी बड़ा खतरा है ग्लोबल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। ये हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है और ये पॉपुलेशन दिन ब दिन बस बढ़ती ही जा रही है। इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो ऐसा लगता है हम पूरे इतिहास में एक शांति और अमन वाले युग में रहते हैं। लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सितंबर 2014 तक पूरी दुनिया में 4 तरह के विरोध हो रहे थे, जिस कारण जनवरी 2013 से अब तक करीब 10,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वही 9 विरोध ऐसे जिनसे 1,000 लोग मारे गए और 13 विरोध ऐसे हुए जिनमें जनवरी 2013 में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। इन्हें देखकर लगता नहीं कि हम सच में शांति और अमन सुकून वाले युग में रहते हैं। फिर भी अगर आप ये ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर जितने भी विरोध हुए हैं, इनमें इन विरोध के कारण 2 देशों में कभी जंग नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर सिविल वॉर और कुछ आम विरोध हुए हैं। हालांकि सिविल वॉर काफ़ी भयानक होते हैं और इस वजह से आम इंसान को काफ़ी नुकसान होता है। आमतौर पे सिविल वॉर एक बड़ी वॉर के मुकाबले नेशन या किसी एम्पायर के अंदर होने वाला छोटा सा वॉर होता है। जब 2 नेशंस किसी जंग का हिस्सा बनते हैं तो उनके पास अपने अपने कंट्री के फोर्सेस का सपोर्ट होता है और उनके पास अपने स्टेट्स के सभी रिसोर्सेज पर भी कंट्रोल होता है। और आज हम देखते हैं कि 2 कंट्रीज के बीच वॉर कम होती है, वही कंट्री के अंदर सिविल वॉर होने लगते हैं। इतना बदलाव आखिर हुआ कैसे? इसका काफ़ी हद तक रिलेशन कोल्ड वॉर से है। जब कोल्ड वॉर खत्म होने लगा तब विरोधियों की भी कमी होती गई। उसके बाद कम्युनिस्ट तानाशाही बिखरने लगी और अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स में पहले से भी ज़्यादा विरोध होने लगा, जिसका नतीजा एक बड़े सिविल वॉर में हुआ। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है साल 1945। 1945 में लगभग पूरा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्से कॉलोनियल शासन के अंडर थे। 1990 तक कुछ आइलैंड्स को छोड़कर सभी देश इंडिपेंडेंट थे। लेकिन रुकिए, क्या आप ये जानते हो कि आज के समय में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हैं? ये उतना ही बुरा है जितना कि कोलोनियलिज्म। अब कोलोनियलिज्म क्या है? इसमें होता ये है कि एक पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री अपने से पिछड़े हुए कंट्रीज के लोगों पर शासन करने लगती है। चलिए अब नज़र डालते हैं कॉन्गो देश पर। कॉन्गो की स्थापना 1885 में बेल्जियम के किंग के द्वारा की गई थी। इस कंट्री का साइज बेल्जियम से 80 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर स्वदेशी कॉन्गोलीज और ख़राब सिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ी हिंसा हुई, जिसमें 1908 आते आते इस देश में रहने वाले लगभग आधी आबादी जितने लोग मारे गए। यहाँ पर करीब 10 मिलियन लोग भूखमरी का शिकार हो गए। इतना होने पर भी इस कंट्री में लेबर वर्क रुका नहीं। फिर इसके बाद फाइनली 1960 में बेल्जियम शासन का अंत हुआ और ये सब चीज़ें इतनी पुरानी भी नहीं है। कॉलोनियलिज्म आज के वल्चर कैपिटलिज्म से भी ज़्यादा भयानक थी। अब कैपिटलिज्म को शॉर्ट में ऐसा समझ लो कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होने लगे हैं। बहुत से विरोध जो अभी चल रहे हैं वो उन एरियाज़ में है जो 60 साल पहले फॉरेन कंट्रोल में थे, लेकिन 1989 के बाद चीज़ें अब बेहतर होने लगी है। सिविल वॉर में 2 पार्टीज में से किसी एक का जीतना तो आम बात है, जबकि आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि
आज के समय में कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। फिर भी बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम को हल करने का स्तर 10% से 40% तक बढ़ गया है। ये सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ का हल बातचीत करके निकल सकता है तो उसके लिए जंग क्यों करना। लेकिन बाकी दुनिया की इस बारे में क्या राय है, और आखिर किसी कंट्री के सभी स्टेट्स के बीच एक पीसफुल एनवायरनमेंट कैसे बन सका? दरअसल इसके 4 रीजंस हैं। पहला, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। साल 1900 के बाद एक सिंपल सा विकास हुआ जहां लोग एक तंत्र को छोड़कर लोकतंत्र का सपोर्ट करने लगे। इस वजह से यहाँ का वातावरण संतुलित रहने लगा। 1900 के बाद से स्टेट्स के खिलाफ लड़े गए सभी स्टेट्स में से सिर्फ माइनॉरिटी डेमोक्रेसी के बीच वॉर हुआ। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक गोल को हासिल करने के लिए सिर्फ जंग करना अभी इतना प्रभावी नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आज के टाइम पर ग्लोबल मार्केट में किसी कंट्री के साधनों को जबरन बंद करने की बजाय हम उसे यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा, वर्ल्ड वॉर 1 को इंसानी इतिहास की अटल जंग मानी जाती है जिसे रोकना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के चलते वर्ल्ड वॉर 1 जैसी दीवार टिक नहीं पाई। और आज हमारे पास ऐसे नियम है जिसमें कोई भी कंट्री धमकी या गुस्से के आधार पर जंग नहीं कर सकते, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत इसे इलीगल माना गया है। लेकिन इस सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से कोई भी कंट्री अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने वेपन्स और आर्म्ड फोर्सेस को डेवलप कर सकती है, लेकिन ये नियम आज भी हमें टूटते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा हेग सिटी में हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पर वॉर क्राइम्स हैंडल किए जाते हैं। चौथा, लगभग हर कंट्री की सीमाएं ज़्यादातर फिक्स हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को स्वीकार करने और दूसरे नेशंस को सम्मान देने का वचन दिया। इसीलिए अगर हम कुछ कंट्रीज़ को साइड में रखें तो आज के समय में ज़मीन को लेकर बहुत कम विवाद देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये बस दिखावा है? दरअसल हम ये नहीं जानते। हमें ऐतिहासिक औसत से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जिसमें एक ही सदी में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, और हम ये इनकार नहीं कर सकते कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें संभलने का बहुत कम टाइम मिला, जबकि वर्ल्ड वॉर 3 आज के हालात के मुकाबले ज़्यादा दूर नहीं। फिर भी मान लो अगर अगले 75 साल में एक भी बड़ा युद्ध नहीं होता है तो इससे हम ये समझेंगे कि मानवता की सोच बदल रही है। इसके अलावा हम शांति और लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाकर इसे और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनीलिया।